नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय एक प्रस्तुत करूँगा, और ये जीवन परिचय हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी की तमाम परीक्षाओं में इनकी रचनाओं से, और इन्होंने किन किन आंदोलनों में भाग लिया इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हिंदी के सभी छात्रों के लिए बहुत ही मुख्य, बहुत ही अहम है ये जीवन परिचय। और इसके अलावा इन फणीश्वर नाथ रेणु को जो है हिंदी बीए सेकेंड ईयर में भी शामिल किया गया। तो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बहुत ही अहम है जीवन परिचय लिखने के लिए और जीवन परिचय याद करने के लिए। आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 को औरांडी हिंगाना, यह ज़िला पूर्णिया बिहार में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और 11 अप्रैल 1977 को इन्होंने अंतिम सांस पटना में ली थी, यानी पटना में इनका इंतकाल हुआ, इनकी मौत हुई। और आपने अपना जीवन जो है वो शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष में जो काम करते रहे। जो अपना जीवन है वो इन्होंने बिताया है। जो शोषण किया जा रहा था दलितों का, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, इसमें इन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई और संघर्ष किया, और संघर्ष में इन्होंने इससे छुटकारा दिलाया शोषित जनता को। इस प्रसंग में सोशलिस्ट पार्टी से जा जुड़े और वह राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। ये सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल हुए और उसमें भागीदारी की, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये सक्रिय हुए। इसके बाद में 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध शस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। और 1954 में मेला आंचल, याद रखना ये इनकी रचना, बहुत बड़ा उपन्यास है मेला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, और सत्ताधारा दमन के विरोध में फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या किया कि पद्मश्री, इनको जो पुरस्कार भारत सरकार से मिला हुआ था उसको इन्होंने वापस कर दिया। अभी हाल ही में देखा होगा कई साहित्यकारों ने भी अपने पुरस्कार वापस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद में क्या है, हिंदी आंचलिक कथा जो है लेखन में सर्वश्रेष्ठ इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु का। आप नोट्स बना सकते हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो 1921 से 1977 तक इनका जीवन रहा। पैदा हुए 21 में और 77 में इनकी मृत्यु हुई। तो जीवनी फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन भर क्या कहा कि इन्होंने बिहार अररिया के ज़िले में ये पैदा हुए थे, और वहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विसगंज जो है वहाँ से इन्होंने अररिया में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। और मैट्रिक जो है वो नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर हासिल की। यानी इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो कोइराला जो परिवार है नेपाल का, वहाँ पर रहकर और वहाँ के विद्यालयों में इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी, शिक्षा पूर्ण की थी। मनीषा कोइराला को आप जानते होंगे, वो उसी परिवार से हैं। इसके बाद में इन्होंने मैट्रिक जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसको है काशी विश्वविद्यालय से 1942 में इन्होंने पास किया 1942 में। और इसी के बाद तुरंत ये स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें ये शामिल हुए, भागीदारी की। बाद में 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके लिए परिमाण स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। इससे पहले जनतंत्र नहीं था, 50 से पहले नेपाल में। इन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। आंचलिक कथा की हिंदी में नींव रखने वाले का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद में अज्ञे जो हैं, अज्ञे को आप सभी जानते हैं, हीरानंद वात्सन अज्ञे की किताब बहुत ही फेमस किताब है, तार सप्तक। तो अज्ञे के ये क्या है, समकालीन कवि थे और उनके परम मित्र भी थे। इनकी कई रचनाओं में
कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। ये कटिहार रेलवे स्टेशन से संबंधित बहुत ही कथाएं हैं और जो अज्ञे थे उनकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी, कटिहार रेलवे स्टेशन से। इसके बाद में लेखन शैली इनकी जो है वो वर्णनात्मक थी और जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। ये याद रखना कि इन्होंने अपनी रचनाएं जो की हैं फणीश्वर नाथ रेणु ने, उसमें जो भी इन्होंने पात्र उठाए उनमें मनोवैज्ञानिक उनकी सोच क्या है इसको दर्शाने की कोशिश की है और उससे ये होता है कि पढ़ने वाले की विचारधारा बदलती है। इसके बाद में पात्रों का चरित्र निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता था क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन प्राय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती है। इनकी एक कहानी है, इनका बहुत ही सुंदर कहानी है इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की, एक आदमिक रात्रि की महक। इसका एक इस बात का सुंदर उदाहरण है ये कहानी कि इनकी मनोवैज्ञानिक सोच पात्र में क्या है। इसको अगर देखना है तो ये कहानी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मनोवैज्ञानिक सोच को इन्होंने क्या दर्शाया है। इनकी लेखन शैली में मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो काफ़ी, इनकी शैली मुंशी प्रेमचंद से मिलती जुलती है। और याद रखना हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने के बाद में फणीश्वर नाथ रेणु को नायाब यानी छोटा मुंशी प्रेमचंद कहा गया है। इसके अतिरिक्त आपकी कृतियों में आंचलिक पदों का बहुत उपयोग किया गया है और अगर आप इनके क्षेत्र से कोशी जो है वो इनका क्षेत्र, कोशी शब्द जो है जो आपके निहायत ही ठेठ या देहाती समझते हैं भी और देखने को मिल सकते हैं आपको इनकी रचनाओं में। यानी इनकी रचनाओं में देशी जो हैं वो शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, जो गांव है ग्रामीण है उससे संबंधित इनके वहाँ शब्द देखने को मिलते हैं। यही काम मुंशी प्रेमचंद के वहाँ भी उनकी रचनाओं में मिलता है। इसके बाद में लेखन कार्य में फणीश्वर नाथ रेणु ने 1936 के आसपास कहानी लेखन की शुरुआत की थी और उस समय कुछ कहानियाँ प्रकाशित भी हुई थीं, किंतु वे किशोर रेणु की अपरिपक्वता की कहानियाँ हैं, यानी मैच्योर नहीं थे जब वो उन्होंने कहानियाँ लिखी। और 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी होने के बाद ये 1944 में जेल से जब मुक्त हुए तब घर लौटने पर इन्होंने बट बाबा नामक पहली परिपक्व कहानी लिखी थी। यानी ये मैच्योर सही अच्छी तरह से नियम कानून के साथ लिखी हुई कहानी, पात्रों का क्रमबद्धता के हिसाब से कहानी लिखी हुई इनकी पट बाबा कहानी पहली है। इससे पहले भी ये कहानी लिख चुके थे, ये बहुत फेमस है। और ये कहानी जो है साप्ताहिक विश्वमित्र एक मैगजीन निकलती थी, उसमें 27 अगस्त 1944 को ये अंक में प्रकाशित हुई थी। रेणु की दूसरी कहानी है पहलवान की ढोलक। याद रखना ये 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक विश्वमित्र में ही छपी थी। 1972 में फणीश्वर रेणु की अपनी अंतिम कहानी विमित्र चित्र की मयूरी कहानी लिखी और ये सबसे आखिरी इनकी कहानी है भित्तित चित्र की मयूरी, ये इनकी कहानी है और ये आखिरी कहानी है। इस तरह से कुछ इनकी जो कहानियां हैं उनकी संख्या 63 है। इसके सिवा अगर आप देखें, इसके अलावा रेणु को जितनी भी प्रसिद्धि उनके उपन्यासों से मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनको कहानियों से भी मिली थी। जैसे इनके उपन्यासों में कहानी देखें, ठुमरी है, अगिनखोर है, इसके बाद में आदमी के रत्न की महक है, एक श्रावणी दोपहरी की धूप है, अच्छे आदमी है। संपूर्ण कहानियाँ इनकी कहानी संग्रह हैं और जो बहुत ही मुख्य कहानी संग्रह हैं। याद रखना ये इनके कहानी संग्रहों के नाम, अच्छे आदमी है और आदमी की रात्रि की महक है, एक श्रावणी दोपहरी की धूप है। ये इनकी कहानी के संग्रह हैं। इनकी कहानी जो तीसरी कसम है, याद रखना ये बहुत ही फेमस कहानी है। इस कहानी पर वहीदा रहमान और राज कपूर ने एक फ़िल्म बनाई थी। और तीसरी कसम
मुंशी ये फणीश्वरनाथ रेणु ये चाहते थे कि पहले मेरी कहानी प्रकाशित हो, फिल्म बाद में पब्लिश हो, लेकिन जो है उस कहानी उस फिल्म में जो पात्र हैं और उस फिल्म के लेखक के साथ में मिलकर जो राज कपूर हैं वो ये चाहते थे पहले फ़िल्म प्रकाशित हो, कहानी बाद में। खैर, इस कहानी का बाद में फ़िल्म तीसरी कसम के नाम से प्रकाशित हुई और कहानी जो है वो इनकी मारे गए गुलफाम के नाम से किताब में प्रकाशित हुई। ये प्रसिद्ध कहानी है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। इसमें कई लोगों ने काम किया था। इफ्तिखार खान है, वहीदा रहमान हैं और राज कपूर हैं और इसके अलावा भी और कई पात्र हैं। ये अधूरे प्रेम पर लिखी हुई कहानी है और अधूरे प्रेम पर इसमें वहीदा रहमान जब ट्रेन पर बैठ के सफ़र करती है और जाती है तब वो तीसरी कसम राज कपूर खाता है और कहता है आज के बाद किसी भी नौटंकी वाली को मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठा लूँगा। ये कहानी का सारांश जो है वो बाद में प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद में और इस कहानी के जो निर्माता, इसमें गीत जो लिखे गए थे वो शैलेंद्र ने लिखे थे। सजन रे झूठ मत बोलो बहुत फेमस इसका गीत है, इस कहानी का, इसके फिल्म का शैलेंद्र ने गीत लिखे थे और शंकर जयकिशन की उसमें म्यूजिक थी। और इसके बाद में इस फिल्म को जो है भट्टाचार्य ने जो है, वासुदेव भट्टाचार्य जो हैं वो इसके वो थे, निर्देशक थे। तो इस तरह से ये कहानी इनकी मील की पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद में इनकी कथा साहित्य के अलावा इन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लेखन कार्य किया था और इनका संस्मरण भी बहुत मशहूर है। जो संस्मरण कहा जाता है ऋण जल धन जल और बंद तुलसी की गंध, श्रुतु अश्रुतु पूर्व समय की शिला पर आत्म परिचय इनके जो है संस्मरण हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में बात करें तो रिपोर्टाज इनका दिनमान पत्रिका जो है में रिपोर्टाज भी ये कार्य इन्होंने किया था और नेपाली क्रांति कथा ये भी इनकी रिपोर्टाज का उदाहरण है। साहित्यिक कृतियाँ इनकी अगर देखें तो उपन्यास में इन्होंने क्या किया, उपन्यास जो इनके हैं इनमें रेणु जी को जितनी भी विख्यात हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली। मैला आंचल के नाम से याद रखना, उर्दू के भी राइटर हैं मैला आंचल और राजेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने भी एक उपन्यास लिखा था जिसको नॉवेल कहते हैं उर्दू में, उसका भी नाम मैला आंचल था। इसके बाद आगे देखते हैं, ये इनका जो है बहुत ही मैला आंचल इनका उपन्यास है और इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद इसे हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम नहीं खड़े किए। उनकी प्रसिद्धि से जलने वालों ने इसे सतीनाथ बहादुरी के बंगला उपन्यास धोदाई रचित मानस की नकल मानने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ गए। रेणु के उपन्यास में लेखन में मैला आंचल और परिकथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर ही जाता रहा, पर उनके उपन्यासों में ये बात नहीं दिखी जो कॉपीराइट हो। इसके बाद में मैला आंचल जो है और परिकथा और जुलूस, दीर्घ तपा, कितने ही चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये इनके उपन्यास बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। इसके बाद में कथा संग्रह में देखो तो एक आदमी रात्रि की महक कटुआ, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम हम आपको बता चुके हैं। ये तमाम इस तरह पंच लाइट, हाँ याद रखना, लाल पान की बेगम और पंच लाइट, तले एक तबे एकला, चलो रे और ठेस, समदिया, इनके मशहूर जो हैं वो प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो इस तरह से मैंने आज
कोशिश की फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं और जो हिंदी के और छात्र हैं उनको सेंड कर सकते हैं वीडियो। और अब की बार जो है तीसरी कसम जो कहानी है उसका सारांश मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले उर्दू पर भी बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।